हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो मेरा नाम है रवि। आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं और आशा करता हूं आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे और मस्त तरीके से रह रहे होंगे और यहां पर रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे होंगे, ऐसी मैं आप लोगों से उम्मीद कर सकता हूँ, क्योंकि अंतिम समय है जो कि आपका एग्ज़ाम के हैं। और इस अंतिम समय में आप लोगों ने जितना भी पढ़ा है उस चीज़ को रिवीजन करना है और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन जितना हो सके। नई चीज़ ना पढ़ते हुए पुरानी चीज़ को ही आप अगर बार बार पढ़ेंगे तो आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन सही होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए आप लोग क्या करें, रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करें। और अब समय आ चुका है कि आप लोग बेहतरीन तरीके से अपने एग्ज़ाम को लास्ट फाइनल टच दें। तो चलिए वीडियो को हम करते हैं शुरू। और इसमें हम बात करेंगे यूकेपीएससी के द्वारा जो पूछा गया पेपर था, 2022 का ही पेपर है ये। और इसका पार्ट 1 हमने पहले कर रखा है, जिसमें हमने 100 क्वेश्चन हैं जो कि देखे थे। आज भी हम 100 क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि इस पेपर में 200 क्वेश्चन थे तो 100 क्वेश्चन हमने पहले कर लिए। आज हम 101 क्वेश्चन से 200 तक चलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप जीएस को मजबूत करना चाहते हैं अपनी, तो अंतिम 45 दिनों के महासंग्राम से जुड़ें। वहाँ पर मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को जीएस बताई है। और उसके अलावा आप हिंदी भी देख सकते हैं, रीजनिंग भी देख सकते हैं। चैनल पर आप लोगों को हर चीज़ मिल जाएगी। चलिए आज के पहले क्वेश्चन में हम देखते हैं और 101वां प्रश्न है जो आप लोगों के सामने है। गोरखों ने कुमाऊं पर अधिकार कब किया था? कुमाऊं पर अधिकार की अगर बात करेंगे तो 1790, ऑप्शन डी। अगर यही क्वेश्चन गढ़वाल पर अधिकार की बात करता तो 1804 आपका राइट आंसर हो जाता। 1791 में इन्होंने गढ़वाल पर आक्रमण किया था, लेकिन सफल नहीं रहा था। ये भी आप लोगों से पूछा जाता है। तो इतनी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर से ध्यान में रखनी है। अब हम हर एक क्वेश्चन में डिटेल में नहीं देखेंगे, क्योंकि 100 क्वेश्चन एक वीडियो में कम समय में कराने होते हैं। और इस वजह से मैं आप लोगों को सीधे आंसर बताता हूँ और क्वेश्चन कराता हूँ। अगर आप लोगों को डिटेल में चाहिए होगी तो मैं यहाँ पर क्लासेस करा रहा हूँ, क्लास में ज़्यादा हम डिटेल में बात करते हैं, तो आप लोग उनको देखें। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोगों को सुमेलित करने के लिए दिया जा रहा है। मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ, इस तरीके के प्रश्न आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाएंगे। सुमेलित करने के लिए कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कौन सा मिलान सही है, कौन सा गलत है, इस तरीके के प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो देखो, सबसे पहले आप लोगों से क्या कह रहा है, हिमानी यानी कि हिमनद ग्लेशियर। दूसरा दे रखा है नदी, यानी कि इसका मतलब है कौन से ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है। तो अगर हम सतोपंथ ग्लेशियर से बात करें तो सतोपंथ ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, तो यहाँ से निकलती है अलकनंदा नदी। तो पहले का ऑप्शन हो गया 3। ए का ऑप्शन 3 हमको कहाँ पर दिखाई दे रहा है? एक ही ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन सी, जहाँ पर हमको 3 दिखाई दे रहा है। तो इसलिए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आंख बंद करके हमने अन्य को नहीं देखना है, सीधे से टिक कर देना है ऑप्शन सी। लेकिन आप लोग अन्य को भी देख लें। जैसे अगर मिलम की बात करेंगे तो मिलम से कौन सी नदी निकलती है, तो ये निकलती है गौरीगंगा नदी। खतरलिंग की अगर हम बात करेंगे तो खतरलिंग से भिलंगना नदी निकलती है। और अगर चौराबाड़ी की बात करेंगे तो यहाँ से मंदाकिनी नदी निकलती है। तो ये है दूसरा प्रश्न। अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। आप लोग इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश में भी देख सकते हैं। पीडीएफ में आप लोगों को दे दूंगा, अगर आप लोग टेलीग्राम पर मैसेज करके बोलेंगे तो टेलीग्राम पर मैं पीडीएफ दे दूंगा, अगर आप लोग वहाँ पर कमेंट करते हैं तो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 103वां, सुमेलित कीजिए कौन सा सही उत्तर है। तो इस टाइप के प्रश्न देखो, उद्योग और उनकी अवस्थिति, कौन सा उद्योग कहाँ पर स्थित है। सेंचुरी पेपर पल्प एंड पेपर बोर्ड मिल कहाँ पर है, ये लालकुआ में आपको देखने को मिलेगा। पहले का एक है जो कि कहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी में। तो यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अन्य को भी आप लोग देख लो। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड रानीपुर में है, हिंदुस्तान मशीन टूल रानीबाग में है, और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कोटद्वार में है। अगला प्रश्न हम चलेंगे और 104वां प्रश्न आप लोगों के सामने है। देहरादून में सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी ऑप्शन 1 1767, 1767।
अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में असिंचित उपजाऊ भूमि कहलाती है। असिंचित उपजाऊ भूमि क्या कहलाती है उत्तराखंड में? तो ये कहलाती है उपराऊ दोयम भूमि। उपराऊ दोयम भूमि, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के कितने जिलों की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मिलती है? उत्तराखंड के कितने ऐसे जिले हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते हैं? तो ऐसे कितने जिले हैं? कुल 5 जिले हैं। आप लोगों को इन 5 जिलों का नाम बताना है कमेंट बॉक्स में जल्दी से, ठीक है। बाकी हम लोगों ने ये उत्तराखंड वाले क्लास में करा रखे हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं डिटेल में। बिल्कुल आप लोग ये ना सोचें कि डिटेल में आप लोगों को नहीं कराया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कोटद्वार, रामनगर, टनकपुर, पेटी में कौन सी जलवायु दशाएं विद्यमान है? तो अगर हम कोटद्वार, रामनगर और टनकपुर की बात करेंगे तो यहाँ पर उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्षेत्रफल के अनुसार उत्तराखंड में जनपदों का सही आरोही क्रम क्या है? आरोही मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, यानी कि सबसे कम जनसंख्या, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। तो सबसे कम जनसंख्या उत्तराखंड में है चंपावत में, फिर रुद्रप्रयाग और फिर बागेश्वर। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, टिहरी रियासत के नरेश हैं भवानी शाह, उनके द्वारा जंगलों को काटान का ठेका किस अधिकारी को दिया गया था? भवानी शाह ने जंगलों के कटान का जो ठेका है वो किस अधिकारी को दिया था? तो ये दिया था विल्सन को, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कत्यूरी शासकों की राजधानी थी। कत्यूरी शासकों की राजधानी कहाँ पर थी? कार्तिकेयपुर में, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टिहरी रियासत का भारत संघ में विलय कब हुआ था? तो ये क्वेश्चन बार बार आप लोगों को पूछा जाता है और मैंने इससे भी पहले वाली वीडियोस में ये 1-2 बार करा ही दिया है, तो आप लोग इसका आंसर 1949 को टिक करेंगे और डेट आप लोग बता सकते हैं, और वैसे भी ये करा ही रखे हैं, आप लोगों को याद होंगे मेरे ख्याल से। लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी के मध्य स्थित भ्रंश रेखा है। आप लोगों से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि इस टाइप के प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं। ये प्रश्न आप लोगों के 2021, 22 जितने भी पेपर हो रखे हैं किसी न किसी पेपर में देखने को मिला है, या फिर ये मिला है, या फिर इसका एक दूसरा भाई है वो भी देखने को मिलेगा। जैसे कि सबसे ऊपर बृहत हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर लघु शिवालिक हिमालय। तो 3 हिमालय कौन कौन सी भ्रंश रेखाएं हैं ये आपको पूछा जाता है। तो आप लोगों से क्या करें, सबसे ऊपर क्या है? महान हिमालय, और फिर है लघु हिमालय, और है फिर शिवालिक हिमालय। तो लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में बात कर रहा है, तो ये है मुख्य सीमा भ्रंश। मुख्य सीमा भ्रंश इन दोनों के बीच में है, लघु और शिवालिक के बीच में। अगर हम बात करेंगे महान हिमालय और लघु हिमालय, ऊपर के 2 हिमालयों के बीच में, तो ये हो जाएगा मुख्य केंद्रीय भ्रंश। मुख्य केंद्रीय भ्रंश, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। कुमाऊं में चंद वंश का प्रथम शासक कौन था? सोमचंद, सभी को आंसर पता होगा। पवार वंश का संस्थापक कौन था? ये भी आप लोगों को पता होगा, कनकपाल। अजयपाल करके मत आ जाना। अगला क्वेश्चन है, 2011 के अनुसार उत्तराखंड की जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना था? तो 189 है, जो कि उत्तराखंड की जनसंख्या घनत्व है। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा जनपद में झिरौली प्रसिद्ध है। झिरौली किस लिए प्रसिद्ध है? तो पिथौरागढ़ का चंडाक और अल्मोड़ा का झिरौली ये मैग्नेसाइट के खनन के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड की सर्वाधिक प्राचीन जाति कौन सी है? तो प्राचीन जाति की अगर हम बात करेंगे कोल, उसके बाद किरात, फिर खस, तो इस तरीके से यहाँ पर आएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड विधानसभा के लिए मनोनीत सदस्य संबंधित होता है। जो यहाँ पर उत्तराखंड में 71 सीटें हैं, एक सीट जो है वो मनोनीत होती है, वहाँ पर चुनाव नहीं किए जाते हैं, और वो एक सीट राज्यपाल के द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय से चुने जाते हैं। अब यहाँ पर आपको ये बताना है कि वर्तमान में ये एंग्लो इंडियन जो समुदाय की निर्वाचन पद्धति है उसको समाप्त कर दिया गया है। ये संविधान के किस संशोधन के तहत किया गया है? अंतिम 45 दिनों के महासंग्राम में मैंने आप लोगों को ये महत्वपूर्ण संशोधन कराए हैं। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो जाके देखें और इसका कमेंट आंसर में करें। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में कब पारित हुआ? लोकसभा की अगर हम बात करेंगे 1 अगस्त 2000 को हुआ,
राज्यसभा की बात करेंगे 10 अगस्त को हुआ, और अगर राष्ट्रपति के द्वारा कब इसको मान्यता दी गई तो 28 अगस्त को होगा। तो 3 डेट है जो कि आपको याद करनी है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, उत्तराखंड राज्य की घोषणा के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे प्रधानमंत्री की बात अगर हम करें तो अटल बिहारी वाजपेयी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जनपद से बीज बचाओ आंदोलन की शुरुआत हुई थी? 1980 के दशक में टिहरी गढ़वाल से ये शुरुआत हुई थी, और जरधारी करके हैं कोई, उन्होंने विजय जरधारी के द्वारा ये आंदोलन की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन, किसने कहा भारतीय संविधान वकीलों के लिए स्वर्ग है? तो ये कहा था आइवर जेनिंग्स ने ये कहा था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलिक अधिकार उप समिति आप लोगों से पूछ रहा है, कंफ्यूज मत होना, आप लोग इसको सरदार पटेल करके मत आ जाना, क्योंकि वो थे मौलिक अधिकार समिति के थे सरदार पटेल। लेकिन अगर हम बात करेंगे उप समिति के तो ये हो जाएंगे JB कृपलानी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान में शामिल करने का सुझाव किसने दिया? तो ये दिया था BN राव ने, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? तो सुकुमार सेन हैं जो कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। आप लोग इंग्लिश में भी देख सकते हैं यहाँ पर। और अगला प्रश्न हम देखेंगे 126, प्रधानमंत्री कार्यालय को विभाग का दर्जा किस वर्ष दिया गया? ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था। तो प्रधानमंत्री कार्यालय को विभाग का दर्जा 1961 में दिया गया था, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, बार बार पूछा जाता है, अनुच्छेद 44। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायिक पुनरीक्षण का प्रावधान किया गया है? न्यायिक पुनरीक्षण का अगर प्रावधान की बात करेंगे तो अनुच्छेद 13 हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा, पंचायती राज से प्रश्न पूछते हैं, ग्राम सभा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो 343 का बी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए 343 का बी। प्रश्नकाल व संसद के सदन की कार्यवाही प्रारंभ होने के बीच के समय को क्या कहते हैं? प्रश्नकाल और जब संसद की कार्यवाही शुरू होती है उनके जो बीच का समय होता है उसको हम शून्यकाल कहते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय अंतर्राज्यीय जल विवाद के मामलों की सुनवाई भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो अंतर्राज्यीय जल विवाद की अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा 262 अनुच्छेद। अगर अंतर्राज्यीय परिषद की बात करेगा तब अनुच्छेद 263 हो जाएगा। तो आप लोग इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना, अंतर्राज्यीय परिषद की अगर बात करेगा। अगला क्वेश्चन, लोक अदालतों को किस संविधान संशोधन के द्वारा मान्यता दी गई? लोक अदालतों को तो ये दी गई थी 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को राज्य मंत्रिमंडल से उसके निर्णयों को सूचना प्रदान प्राप्त करने के अधिकार है? तो ये है अनुच्छेद 167, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अंतर्राज्यीय परिषद 1990 में किस आयोग की सिफारिश पर स्थापित किया गया था? अंतर्राज्यीय परिषद 1990 में इसकी स्थापना हुई थी और ये सरकारी आयोग के द्वारा सिफारिश किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार विदेशियों के लिए भारतीय संविधान में प्रदान किए गए हैं? विदेशियों के लिए, अगर कोई विदेशी भारत में आता है तो कौन से अधिकार है उनको प्रदान किए गए हैं? शोषण के विरुद्ध अधिकार, कानून के समक्ष समानता का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि उपरोक्त सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन से अधिकार हैं जो कि विदेशियों को प्राप्त नहीं है? तो इसका आप लोग करेंगे 15, 16, 19, 29 और 30। ये अधिकार हैं 5 अधिकार, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 15 के तहत, 16 के तहत, 19 के तहत, 29 के तहत और 30 के तहत जो भी अधिकार दिए जाते हैं वो विदेशियों को प्राप्त नहीं हैं।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के अनुसार राज्य विधान मंडल में उच्च सदन को कौन स्थापित और निरस्त कर सकता है? उच्च मंडल की अगर हम बात करेंगे तो उच्च मंडल क्या होता है राज्यों में? विधान परिषद। तो विधान परिषद को कौन स्थापित करेगा और कौन उसको निरस्त करेगा? तो ये करेगा भारत की संसद। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम चलेंगे 137वां प्रश्न, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति पर लगाए जाने वाले महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है? राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग कहलाती है और ये अनुच्छेद 61 में इसका जिक्र है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 किस विषय से संबंधित है? तो 280 की अगर हम बात करेंगे तो वित्त आयोग। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल विरोध अधिनियम के प्रावधानों से संबंधित है? दल बदल अगर हम बात करेंगे तो ये 10वीं अनुसूची में है। ठीक है, जैसे कांग्रेस बीजेपी में चलेगी, बीजेपी के कुछ लोग कांग्रेस में चलेगी, तो इस तरीके से जो दल बदल करते हैं उसका प्रावधान 10वीं अनुसूची में है। भारत की संचित निधि का संरक्षक कौन होता है? तो संचित निधि का संरक्षक अगर हम बात करेंगे तो भारत का संसद। भारत की संसद जो होती है वो संचित निधि का संरक्षक होती है। अगला प्रश्न है, अनुमान समिति का कार्यकाल कितना होता है? अनुमान समिति तो ये होता है 1 वर्ष। अनुमान समिति की अगर हम बात करेंगे 1 वर्ष। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है? उपाधियों के अंत करने की बात करेंगे तो अनुच्छेद 18 में ये बात कही गई है। उपाधियों के अंत की बात अनुच्छेद 18 में कही गई है। अगला प्रश्न है, संविधान के कौन से अनुच्छेद को स्वर्ण त्रिभुज कहा गया है? स्वर्ण त्रिभुज की अगर हम बात करेंगे तो 14 अनुच्छेद है, 19 है और 21। 14, 19, 21 जो है वो स्वर्ण चतुर्भुज कहलाते हैं, त्रिभुज। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करेंगे तो डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका फुल फॉर्म है, डॉस का फुल फॉर्म। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन आप लोगों को गूगल और MS ऑफिस में दिखाई देगा, लेकिन जो कंपाइलर है वो एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, कंपाइलर। अगला प्रश्न है, वह सॉफ्टवेयर जो आपको वेब पेज दिखाता है उसे क्या कहते हैं? वेब पेज कौन दिखाता है? वेब ब्राउज़र। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम चलेंगे 147, कौन सा निम्नलिखित में से कौन दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में अनधिकृत प्रवेश के लिए जाना जाता है? अगर कोई एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में प्रवेश करता है जो कि अनऑथराइज्ड होता है उसको हम कहते हैं हैकिंग। हैकिंग इसको कहते हैं, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, जब कोई कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ता है तो वह प्राप्त करता है। तो मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को सारे कंप्यूटर की क्लास में भी करा रखे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा IP एड्रेस। अगला प्रश्न है, कौन सी डिवाइस डिजिटल संकेत को एनालॉग संकेत में बदलता है? तो वो होता है मॉडेम। मॉडेम इसका नाम है। अगला क्वेश्चन, कौन सी भाषाएं प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं? प्रोग्रामिंग भाषा तो मैंने आप लोगों को सब बता रखा है। तो प्रोग्रामिंग भाषा की अगर हम बात करेंगे जावा और C++, तो ऑप्शन हो जाएगा 1 तथा 4, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, 1 गीगाबाइट निम्नलिखित में से किसके बराबर है? 1 गीगाबाइट तो 1 गीगाबाइट की अगर हम बात करेंगे तो ये होता है 1024 मेगाबाइट। ये सारे प्रश्न आप लोगों को कंप्यूटर की क्लास में देखने को मिलेंगे। अंतिम 45 दिनों के महासंग्राम से आप लोग जुड़ेंगे तो वहाँ पर मैंने आज ही कंप्यूटर की क्लास है जो कि समाप्त कर रखी है, 4 क्लास ले रखी हैं, आप लोग उनको जाके देखना, आप लोगों के एग्जाम के लिए फायदेमंद रहेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर स्मृति नॉन वॉलेटाइल है? नॉन वॉलेटाइल और वॉलेटाइल भी पढ़ा रखा है। तो नॉन वॉलेटाइल की बात करेंगे रोम, अगर वॉलेटाइल पूछता तब रैम हो जाता। अगला प्रश्न है, कौन कंप्यूटर सिस्टम में एक
प्रेजेंटेशन बनाने के लिए प्रयोग होता है? प्रेजेंटेशन, तो प्रेजेंटेशन हम बनाते हैं MS पावर पॉइंट में। पावर पॉइंट, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन कंप्यूटर सिस्टम के दिमाग के रूप में जाना जाता है? दिमाग यानी कि मस्तिष्क किसको कहा जाता है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। अगला प्रश्न, कौन सी भाषा स्टैटिक वेब पेज बनाने के लिए प्रयुक्त होती है? स्टैटिक वेब पेज की अगर हम बात करेंगे तो ये होती है HTML लैंग्वेज, HTML। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन 5 तल वाले कंप्लीट बाइनरी ट्री के नोड की संख्या है? तो ये है 63। तो इस टाइप के ऊटपटांग प्रश्न भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, तो इसका आंसर आप लोग रट लेना। और अगला प्रश्न हम चलेंगे अब। अगले प्रश्न में अगर हम बात करें मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब एक यूजर से ज़्यादा लोग जिस ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रयोग करेंगे वो कौन है? तो कौन कौन से हैं देखो, एक तो है यूनिक्स और दूसरा है विंडो NT। तो ऑप्शन 2 और 4 राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न देखो, कौन सर्च इंजन है? सर्च आप लोग किस में करते हैं? गूगल में करते हैं। और कहाँ पर? बिंग में। तो 1 और 4 आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की पेरिफेरल डिवाइस है? पेरिफेरल डिवाइस मतलब कंप्यूटर से जुड़ी हुई कौन सी डिवाइसें हैं? ये सारे प्रश्न मैंने आपको कंप्यूटर की क्लास में करा रखे हैं, आप लोग जाके देखो, मज़ा आ जाएगा। वहाँ पर आप लोगों को सारी चीज़ें एक साथ मिल जाएंगी। तो पेरिफेरल डिवाइस की अगर हम बात करेंगे तो स्कैनर और प्लॉटर 2 हैं, यानी कि ऑप्शन 1 और 3 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति सबसे कम एक्सेस समय लेती है? कौन सी मेमोरी है जो कि सबसे कम समय लेती है एक्सेस में? तो वो लेती है रजिस्टर। आप लोगों को मैंने ये बता रखा है। अगर ऑप्शन में रजिस्टर ना होता तब आप करते कैश, ठीक है, ये भी आप लोग जान लो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आधार कार्य कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं है? कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर वायरस से सुरक्षा का काम नहीं करती है। अगला प्रश्न देखो, सबसे तेज संचरण माध्यम है, यानी कि हम लोग किस में सबसे ज़्यादा फास्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं? कौन सा ऐसा माध्यम है? तो वो है ऑप्टिकल फाइबर तार। OFC इसका फुल फॉर्म है, OFC इसका शॉर्ट फॉर्म है। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से किसका संबंध कंप्यूटर प्रोसेसर से नहीं है? कंप्यूटर प्रोसेसर, तो कंप्यूटर प्रोसेसर कौन सा नहीं है? तो ये एंड्रॉयड हो जाएगा, क्योंकि ये फ़ोन का प्रोसेसर है, ठीक है, फ़ोन का प्रोसेसर है ये, कंप्यूटर का नहीं है, फ़ोन का है। अगला प्रश्न देखो, यहाँ पर आपसे पूछा है टेलीफोन के आविष्कारक कौन है? टेलीफोन के आविष्कारक की अगर हम बात करेंगे तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल हैं। अब आपसे कुछ क्वेश्चन साइंस के पूछ लिए गए हैं, और ये साइंस के क्वेश्चन आपके काम के हैं नहीं। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए कनिष्ठ सहायक में कामगार होंगे सिद्ध, लेकिन हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे। आप लोग यहाँ पर डिमोटिवेट हो सकते हैं अगर आप लोग अभी से साइंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं आप लोगों को ये साइंस के क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि पुलिस कांस्टेबल वाले फिर यहाँ पर ज़्यादा लोड लेने लग जाएंगे। तो इसलिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इसके बाद जितने भी क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं वो सभी क्या हैं, एक प्रकार से साइंस के क्वेश्चन देखने को मिलने हैं। 180, 81, 82, 83 ये सारे ही क्वेश्चन आप लोगों को 188 भी सभी ये क्या हैं, कंप्यूटर से नहीं, साइंस से संबंधित है। उसके बाद यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर भी है, जैसे कि मुख्यमंत्री, आप लोग मुख्यमंत्री पढ़ के जाना। हर एक राज्य के मुख्यमंत्री आपको याद होने चाहिए, उनके गवर्नर याद होने चाहिए। देखो सब आपसे पूछा जाएगा, सब आपसे पूछा जाएगा, तो आप लोग इनको करके जाना, क्योंकि अभी तो बदल गए हैं तो इसलिए मैं इनको नहीं करा रहा हूँ, बट आप लोग इनको ध्यान में रख के जाना। वायुसेना का अध्यक्ष, ये भी आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को करंट अफेयर की क्लास में कराऊंगा। एक प्रश्न है जो कि लास्ट वाले को हम कर लेते हैं, क्योंकि ये आपके काम का है। भारत में कितनी भाषाओं को प्राचीन दर्जा प्राप्त है? तो भारत में 6 भाषाएं हैं जिनको प्राचीन दर्जा प्राप्त है।
उसके बाद लास्ट प्रश्न है नवरोज क्या है। नवरोज एक पारसी नववर्ष है जिसको दिल्ली सल्तनत के बलबन के द्वारा लागू किया गया था। बलबन ने नवरोज को यहाँ पर लागू किया था। तो इस प्रकार से हमारे 200 प्रश्न हैं जो कि कंप्लीट हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइज, थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।